नक्सल पर फडणवीस सरकार कसेगी शिकंजा। मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। महाराष्ट्र में पास हुआ जन सुरक्षा बिल, बौखलाया विपक्ष। कायदा आणला जातोय। काल खालच्या सभागृहात बहुमताच्या जोरावर तो मंजूर करण्यात आला। साहजिकच आहे, सत्ताधारी पक्षाकडे 5वी बहुमत आहे आणि त्याचा ते उपयोग किंवा दुरुपयोग करत आहेत। आदित्य ठाकरे बोले, ये बिल जनता की सुरक्षा के लिए है या बीजेपी की सुरक्षा के लिए? जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या? जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है? मुख्यमंत्री फडणवीस की दहाड़, उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण है मेन उद्देश्य। जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर भाषा विवाद के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अर्बन नक्सल और माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष जन सुरक्षा विधेयक यानी कि स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पारित कर दिया गया है। गुरुवार को मॉनसून सत्र में बहुचर्चित विशेष जन सुरक्षा बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया है। इस कानून का मकसद शहरी क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी उग्रवादी संगठनों, खास तौर से तथाकथित अर्बन नक्सल की गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस विधेयक को राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में पेश किया। हालांकि इस बिल के पास होने के बाद विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है और आदित्य ठाकरे से लेकर के अबू आजमी जैसे कई विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर के सवाल भी उठाए। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट किया है कि इस बिल का जो उद्देश्य है वो अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसना है। दरअसल आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के विरोध करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि ये जन सुरक्षा बिल है, क्या ये सचमुच में जन सुरक्षा बिल है? इसमें जनता की सुरक्षा है या फिर बीजेपी की सुरक्षा है? वो ये बताएं। आज तक हमें नक्सलवादियों से लड़ने में जो सफलताएं मिली है वो कौन से बिल के तहत मिली है? क्या उन्हें कोई रोक रहा है? जो आज तक आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमने सफलता पाई है वो कौन से बिल के तहत मिली है? क्या उन्हें कोई रोक रहा था? आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आप भी सुनिए कि क्या कुछ उद्धव ठाकरे के बेटे और इसी के साथ ही शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा। देखिए, बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या? जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है? ये भी बताएं, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है। तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं वो तो लेफ्ट विंग सोच है। लाडली बहना, ये भी लेफ्ट विंग सोच है। तो कौन सी सोच के बारे में आप कह रहे हैं? कायदा आणला जातोय। काल खालच्या सभागृहात बहुमताच्या जोरावर तो मंजूर करण्यात आला। साहजिकच आहे, सत्ताधारी पक्षाकडे 5वी बहुमत आहे आणि त्याचा ते उपयोग किंवा दुरुपयोग करत आहेत। आमचा याला नेमका विरोध कशाला आहे हे जेवढे सदस्य आमच्याकडनं बोलले, अनिल परब आहेत, अभिजित आहेत, सचिन अहिर आहेत, आणखी कोण बोलवतं, 3 जण बोलले, यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे सरकारने, म्हणजे आपण म्हणतो ना काय कथनी और करनी, त्याच्यामध्ये फरक आहे तसं दिसतंय। सांगताना ते सांगतात की नक्षलवादाचा बिमोड करायचा आहे, दहशतवादाचा बिमोड करायचा आहे, परंतु या बिलामध्ये, या कायद्याच्या जो काय मसुदा आहे त्याच्यामध्ये कुठेही
नक्षलवाद किंवा दहशतवाद असा उल्लेख नाहीये. सुरुवातीला फक्त कडवी डावी विचारसरणी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना. आतापर्यंत मी कडवे वाल हा शब्द ऐकला होता, कडव्या डाव्या हा शब्द प्रयोग पहिल्यांदा ऐकतोय. डावा आणि उजवं याच्यामधला नेमका आता आपल्याला फरक करण्याची आवश्यकता आहे. वहीं दूसरी ओर बात अगर हम समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की करें तो उन्होंने भी इस बिल को लेकर के सवाल खड़े किए. बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि सरकार ये कह रही है कि जन सुरक्षा विधेयक नक्सलवाद के खिलाफ है और मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बिल के तहत किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. लेकिन इसकी क्या गारंटी है? मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे? सरकार कब तक रहेगी? अगर भविष्य में सरकार के खिलाफ कोई दूसरी पार्टी आंदोलन करेगी तो क्या इस कानून का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया जाएगा? अक्सर देखा गया है कि इस तरीके के कानून बनाकर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सपा इसका विरोध कर रहा है. सुनिए क्या कुछ अबू आजमी ने कहा. कि ये बिल जो है सरकार ने पेश किया नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ. माओवाद नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये बहुत ही खतरा है देश के लिए. परंतु इसका गलत इस्तेमाल होने के ज्यादा इस्तेमाल, जो भी कानून बनता है ना उसका मिसयूज बहुत होता है. पुलिस को पावर बहुत दे दिया जाता है. जैसे टाडा बना तो टाडा में इतने सारे लोग बेकसूर पकड़े गए, जैसे मैं ही पकड़ा गया टाडा में. टाडा में कौन है? जो टेररिस्ट लोग हैं, जो बहुत ही घिनौने लोग हैं, जो देश के खिलाफ खड़े रहते हैं. ऐसे कानून में आप किसी को भी डाल दोगे तो ये जो कानून है ना इसका अपोज हम इसलिए कर रहे हैं कि इस कानून को लेकर के ये लोग दलितों के ऊपर जो बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज ला करके कि भाई इसमें कोई माओवादी आ गया था, इसमें कोई नक्सलवादी आ गया था. हालांकि जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि इसमें कोई माओवादी आया कि नहीं आया है. इस तरह की चीजें डाल करके ना एक शक शुबह में कर देंगे और फिर वो आदमी बेकसूर होगा लेकिन उसको छूटने में कई साल लग जाएंगे. ऐसा हो रहा है. इस तरह टाटा के कानून में मौलाना साहब एक बंद थे, वो निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा दिया, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दिया. 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेकसूर, इसको छोड़ दो. 12 साल उसके बर्बाद हो गए. तो मेरा कहना है कि जो पुलिस को पावर देंगे आप इस तरह से और ऐसे कानून बनेगा तो समाज के दबे कुचले मुस्लिम, दलित, आदिवासियों के खिलाफ ये लोग कुछ न कुछ करके जहां भी उनको लगेगा कि इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, इनकी पार्टी के खिलाफ बात हो रही है, बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो ये डर है कि इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसका अपोज करते हैं. मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा. अरे मुख्यमंत्री जी कितने दिन है? अब मुख्यमंत्री कहने से क्या, जो लिखा हुआ है रोज आना हो रहा है. आप बताएं मुझे ईडी में कितने लोग पकड़े गए, कोई कसूर नहीं, कितने साल अंदर रहे और उसके बाद छूट गए, बोले कुछ नहीं, ईडी ने कोई केस ही नहीं हुआ, कोई सजा ही नहीं हुई. तो इस तरह से कहने से कुछ नहीं होता है. ये इन चीजों को लेकर के राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है ना उसका दुरुपयोग कर सकती है. वहीं दूसरी ओर जैसे ही महाराष्ट्र के विधानसभा में इस बिल को पारित किया गया तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले संगठनों पर अंकुश लगाने के लिए समय की आवश्यकता है. यह कानून अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और प्रगतिशील है. उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस कानून का किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा. सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा. मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है. जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं. ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है. इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था. 4 राज्यों में ऐसा कानून था. उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे. कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे. इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है
और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे। सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है। कितना अलग है यूएपीए और मकोका? देखिए, यूएपीए मूल रूप से जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता, और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये कानून तैयार किया है। देखिए, मैंने कल अपोजिशन ने जितने मुद्दे सामने रखे थे तर्क के साथ कानूनन इसका दुरुपयोग क्यों नहीं हो सकता ये बताया है, क्योंकि ये पहला कानून ऐसा है जिस कानून में जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उसकी कार्रवाई से पहले जजेस के सामने जाके परमिशन लेनी पड़ती है। बाकी कानून में पहले कार्रवाई होती है, फिर जज के सामने जाते हैं। डीआईजी लेवल का ऑफिसर तो कार्रवाई करेगा, लेकिन बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा, जिस बोर्ड में सिटिंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, पीपीए, वो अगर कार्रवाई को मंजूरी देंगे तो ही कार्रवाई हो सके। इसके अलावा बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बिल को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। माननीय देवेंद्र जी ने कल ये बिल हाउस में रखा है। मैं उस समिति का अध्यक्ष था, ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी का, और उसमें जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे खिलाफ ये एक जो एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके खिलाफ ये बिल है। ये तेलंगाना में 4 राज्यों में आया है, हमारा महाराष्ट्र 5वां राज्य है, और ये स्टेट में हमने जिस प्रकार से कानून बनाया है केवल नक्सलवादी विचारों को और नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जो संगठनाएं काम करती है, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जो संगठन फंडिंग करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करती है, जो इसमें लिप्त है, उनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए ये कानून लाया गया, और ये कानून की सख्त आवश्यकता महाराष्ट्र में थी, क्योंकि बहुत संगठनाएं जो इतर राज्यों में बैन किए, अदर स्टेट में बैन किए हुए, वो संगठन महाराष्ट्र में काम कर रही है। तो ये संगठन युवा पीढ़ियों को बहकाकर फुसलाकर नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ लेके जा रही है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान भी मानने को तैयार नहीं है। इस देश के कोर्ट को भी कोर्ट कायदे को और कानून को मानने को तैयार नहीं है। विधिमंडल संसद को मानने को तैयार नहीं है, और इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए काम कर रही है। ऐसी संगठन जो हमारे राज्य में है उसके लिए कड़ा कानून आया है, और ये कानून कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो नक्सलवाद को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ऐसा यहाँ पर शहर में बैठकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बैठकर जो आने वाले युवा पीढ़ी को नक्सलाइट बनाने के लिए उनकी मूवमेंट चल रही है, उसके लिए खड़ा कानून। जन सुरक्षा बिल की कई सारी खास बातें हैं जो कि इसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिल बनाती है। दरअसल ये बिल एक गैर जमानती है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का इसका मकसद है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर बिना आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है। देश के दूसरे राज्यों में ये कानून मौजूद है। इस कानून में सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी जांच करेंगे। इसके अलावा चार्जशीट एडीजी लेवल के अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दाखिल किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे संगठनों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा संगठनों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बिल से जो पुलिस है उसे पूरी तरीके से छूट मिलेगी ताकि वो किसी भी आरोपी पर फौरन कार्रवाई कर सके। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र सरकार ने इस जन सुरक्षा बिल को विधानसभा के सामने रखा था, लेकिन विपक्ष का इस बिल पर भारी विरोध रहा। इसके बाद बिल को विधानसभा की ज्वाइंट
ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी यानी कि JSC के पास भेज दिया गया। अब 6 महीने के बाद 10 जुलाई को यह बिल विधानसभा में फिर से पेश किया गया और बहुमत के आधार पर इस बिल को पास कर दिया गया है। अब इसको लेकर के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस बिल से क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र के 5 जिलों में माओवादियों का असर था। हालांकि सरकार की कोशिश के बाद यह समस्या 2 जिलों तक ही सीमित है। प्रदेश के युवाओं की सोच को बदलकर माओवादी उनका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कर रहे थे, जो इस कानून के बनने के बाद काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही ये भी सवाल कि आखिर ये माओवादी संगठन होते क्या हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और इन संगठनों के खिलाफ ये बिल लाया गया है। आपको बता दें कि माओवादियों को नक्सली भी कहा जाता है। यह संगठन सरकारी विरोधी काम करता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी सोच पर माओवादी काम करते हैं। इन संगठनों से देश के विकास में रुकावट आती है। भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये संगठन काम कर रहे हैं। और न सिर्फ महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बाकायदा इसको लेकर के बिल पारित किया है, बल्कि अगर हम केंद्रीय लेवल पर भी बात करें तो बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही देश जो है वो नक्सलवाद से मुक्त होगा। और बाकायदा गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर के काम कर रहा है। और झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर इन नक्सलवादियों का खात्मा भी किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।